बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर इनेट इम्यूनिटी के एक कंपोनेंट पर है, इन्फ्लेमेशन पर। तो इन्फ्लेमेशन क्या है? ये इन्फ्लेमेशन इज द इनेट इम्यूनिटी रिस्पॉन्स टुवर्ड इंजरी एंड इन्फेक्शन इन्फेक्शन से। तो ये एक इनेट इम्यूनिटी के रिस्पॉन्स है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का। और हम इसको करेक्टराइज करते हैं द फॉलोइंग सिम्टम से, या सिम्टम इसकी ये है। ल्यूबर है जिसको रेडनेस कहते हैं, ट्यूमर है इसको स्वेलिंग कहते हैं, एडेमा भी कहते हैं, और कलर जिसको हीट कहते हैं। जब लोकल हो तो फिर हीट कहते हैं, अगर सारे बॉडी में हो जाए तो फिर इसको फेवर कहते हैं। सही है, तो इसको फेवर कहते हैं, और इसको एडेमा कहते हैं। सही, एडेमा स्वेलिंग को। तो ये है, एंड डॉलर है फैन। तो ये 4 सिम्टम है इन्फ्लेमेशन की। तो हम यहाँ देखेंगे। तो ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की कंपोनेंट है। तो जाहिर सी बात है कब एक्टिवेट होगा? जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फेल हो जाएगा। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फेल हुआ, इंजरी कास हुआ, यहाँ पर जो माइक्रोब्स थे वो भी अंदर आ गए, उसको रास्ता मिल गया। तो क्या होगा? अब इंजरी भी कास हुआ, इन्फेक्शन भी कास हुआ, बोथ कास हुआ। सही है, दोनों कास हुआ। तो यहाँ पर जब इंजरी कास होता है तो हमारे जो सेल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती है, लिपिड होते हैं इसमें। तो जब वो डैमेज हो जाता है तो वो 2 तरीके से डैमेज हुआ। एक तो इन्फेक्शन से हुआ, इंजरी से हुआ, दूसरा इन्फेक्शन से हुआ। मतलब ये जरासीम कुछ एक्सोटॉक्सिन सिक्रीट करेगा, एक्सोटॉक्सिन्स सिक्रेट करेगा, और एक्सोटॉक्सिन क्या करेगा? ये भी सेल को डैमेज करेगा। तो सेल 2 तरीके से डैमेज हुआ, एक्सोटॉक्सिन ने भी डैमेज किया एंड इंजरी ने भी डैमेज किया। तो जब ये हमारा सेल डैमेज होता है तो ये इस लिपिड से फिर कुछ बन जाता है, और वो क्या है? वो है प्रोस्टाग्लैंडिन बन जाता है, ग्लैंडिन बन जाता है, एंड ल्यूकोट्राइन्स बन जाता है, और ल्यूकोट्राइन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन बन जाता है। थ्रोम्बोक्सिन से थ्रोम्बोक्सिन। तो ये 3 कंपोनेंट, ये 3 मॉलिक्यूल बन जाते हैं जो प्रो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल है। तो ये जब बन जाते हैं इसको कीमोकाइंस भी कहते हैं। कीमोकाइंस एक तो साइटोकाइंस होती है, साइटोकाइंस वो है जो सेल सिक्रीट करती है। कीमोकाइंस वो होती है जो बन जाते हैं कुछ केमिकल से, कुछ एंजाइम के जरिए से बन जाते हैं। तो क्या होगा? तो ये कैसे बनती है? हमारे जो फॉलोइंग स्टेप से बनती है। तो ये लिपिड बाइलेयर था ना, तो ये लिपिड पर एक एंजाइम काम करेगा। यहाँ पर जब सेल डैमेज होता है उसको डीसेचुरेज एंजाइम कहते हैं, डीसेचुरेज एंजाइम कहते हैं, सेचुरेज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है डीसेचुरेज एंजाइम। मतलब लिपिड है ना, इसको डीसेचुरेज करते हैं, मतलब कुछ डबल बॉन्ड भी बन जाते हैं इसके, मतलब हाइड्रोजन रिमूव करती है और डबल बॉन्ड बन जाती है। तो ये एराकिडोनिक एसिड लिपिड एराकिडोनिक एसिड को कन्वर्ट हुआ, और इस कन्वर्ट बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो फॉलोइंग 3 एंजाइम है ये डायरेक्ट लिपिड पर काम नहीं कर सकता, ये एराकिडोनिक एसिड पर काम कर सकता है। एराकिडोनिक एसिड 20 कार्बन कंटेन एक लिपिड्स के टाइप है। तो इस पर एक एंजाइम काम करेगा जिसको लाइफ ऑक्सीजनेस कहते हैं। यहाँ पर पहला एंजाइम है लाइफ ऑक्सीजनेस, सही है, लाइफ ऑक्सीजनेस एंजाइम। तो ये एंजाइम लाइफ ऑक्सीजनेस एंजाइम काम करेगा, और जब लाइफ ऑक्सीजन एराकिडोनिक एसिड पर काम करेगा तो उसको ल्यूकोट्राइन्स में कन्वर्ट करती है जो वहाँ पर बना था। तो उसका फंक्शन यहाँ पर देखेंगे। और थ्रोम्बोक्सिन बन जाते हैं। तो थ्रोम्बोक्सिन के लिए कौन से एंजाइम काम करते हैं? कॉक्स 1 एंजाइम करते हैं, जिसको क्या शॉर्टली कॉक्स 1 कहते हैं, COX। और पूरा नाम है साइक्लोऑक्सीजिनेज 1। तो ये जो एराकिडोनिक एसिड को थ्रोम्बोक्सिन में कन्वर्ट करता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन कॉक्स 2 के जरिए से बन जाते हैं, कॉक्स 2 के जरिए से। प्रोस्टाग्लैंडिन 1 के जरिए से भी बन जाते हैं, लेकिन मोस्टली क्लास 2 के जरिए से बन जाते हैं जो कॉक्स 2 एंजाइम है।
तो ल्यूकोट्राइन्स एक कीमोटैक्सिस फैक्टर है, मतलब कीमोटैक्सिस में भी काम करते हैं और एडेमा काज करते हैं, मतलब परमेबिलिटी आप तो ब्लड वेसल यहाँ देखेंगे। और थ्रोम्बोक्सिन है ना, ये वर्ड से भी पता लगते हैं, थ्रोम्बोसिस काज करते हैं, मतलब जो थ्रोम्बोसाइट होती है, प्लेटलेट्स होती है, उनको एक्टिवेट करते हैं और जो इंजरी काज हुआ है जहाँ पर, तो वहाँ पर थ्रोम्बोसिस काज होगा, मतलब क्लॉट काज होगा, फिर ब्लड ब्लीडिंग नहीं होगी। और जो कॉक्स2 है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन बनाते हैं, कॉक्स2 एंजाइम, प्रोस्टाग्लैंडिन फेवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हाइपोथैलेमस पर काम करता है। एक प्रोस्टाग्लैंडिन जो इंटरल्यूकिन 1 है, ये दोनों क्या करते हैं, फेवर काज करते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन मोस्टली फेवर काजिंग फैक्टर है, तो ये है। और ये हीमाटोजेनेसिस जो होती है, WBCN की फॉर्मेशन होती है बोन मैरो में, उसमें भी इसका रूल है। और इसमें पेन में बहुत रूल है, तो ये दो रूल लिखता हो, फेवर काज करते हैं एंड फैन, ये दोनों इस बला की वजह से काज होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से। तो प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से क्या, फैन एंड फेवर, और थ्रोम्बोक्सिन की वजह से थ्रोम्बोसिस काज हुआ, इसने प्लेटलेट्स को एक्टिवेट किया। मतलब बॉडी में तो हर जगह प्लेटलेट्स होती है ब्लड में, लेकिन हर जगह एक्टिवेट नहीं होता। अगर हर जगह एक्टिवेट होता तो क्या होता, हर जगह क्लॉट बन जाता था, ब्लड ब्लॉक हो जाता था। तो जब इंजरी काज होगा, लिपिड इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट होगा, वो थ्रोम्बोक्सिन में कन्वर्ट होगा, तो फिर प्लेटलेट्स एक्टिवेट होगा। ल्यूकोट्राइन्स के एडेमा में बहुत अहम रोल है, मतलब परमेबिलिटी ऑफ ब्लड और इंक्रीज करती है। तो ये आप देखेंगे। तो ये 3 केमिकल जो कंपोनेंट था, कीमोकाइंस था, ऐसे बना है फॉलोइंग स्टेप्स। तो यहाँ पर पिक्स मैक्रोफेज भी होती है, बेसोफिल भी होती है, मास्ट सेल भी होती है। तो मास्ट सेल है और बेसोफिल और मास्ट सेल के मोस्टली एक ही फंक्शन है, और ये मैक्रोफेज हो गया, तो सही है। तो मास्ट सेल ये बहुत सेंसिटिव होती है। तो मास्ट सेल जब प्रेशर इस पर इंजरी का जो प्रेशर क्रॉस हुआ, तो इससे भी मास्ट सेल एक्टिवेट हुआ इस प्रेशर के जरिए से, मतलब इंजरी जो क्रॉस हुआ इसका प्रेशर भी होगा ना, और साइटोकाइन जो एक्सोटोक्सिन ने भी इसको एक्टिवेट किया। तीस जो अहम कंपोनेंट है जो मास्ट सेल को एक्टिवेट करती है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन है। प्रोस्टाग्लैंडिन मास्ट सेल को एक्टिवेट करेगा, प्रेशर की वजह से भी बहुत सेंसिटिव है, वो भी एक्टिवेट हुआ। तो ये कुछ केमिकल सीक्रेट करेगा। कौन सा केमिकल है, ये मास्ट सेल है, सही, मास्ट सेल जो हाइपर सेंसिटिव के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एलर्जी के लिए। ये हिस्टामिन सीक्रेट करते हैं, हिस्टामिन। और ल्यूकोट्राइन्स भी सीक्रेट करते हैं, ल्यूकोट्राइन्स और भी मॉलिक्यूल सीक्रेट करते हैं, लेकिन ल्यूकोट्राइन एंड हिस्टामिन इसके बहुत अहम कंपोनेंट है। हिस्टामिन जो हिस्टाडीन अमीनो एसिड से बना हुआ है, ल्यूकोट्राइन्स भी लिपिड से बना हुआ है, और हिस्टामिन है ना, ये सेल के अंदर बन जाते हैं, एक ग्रेन्यूल्स में ये होता है, ये ग्रेन्यूल्स में होता है। जब डिग्रेनुलेशन इसके होगी तो ये सीक्रेट होगा हिस्टामिन। हिस्टामिन है ना, ये हिस्टाडीन अमीनो एसिड से बना हुआ है। तो ल्यूकोट्राइन्स भी है, ल्यूकोट्राइन्स के मेम्ब्रेन से बना, यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन भी बनेगा। तो ये क्या करेगी, आगे ये केमिकल जो है ना 4-5 केमिकल, ये आगे इन्फ्लेमेशन को प्रोसीड करेगा, तो इसको प्रो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल भी कहती है। तो हिस्टामिन के लिए ब्लड वेसल पर रिसेप्टर होगा, जिसको H1 रिसेप्टर कहती है, H1 रिसेप्टर। तो ये हिस्टामिन इस पर काम करेगा। H1 रिसेप्टर ब्रोंकियोल्स में भी होते हैं, अगर वहाँ पर ही काम हुआ तो फिर ब्रोंकियोल में जो H1 रिसेप्टर होते हैं, वो उसका क्या काम है, ब्रोंकियोल्स को कंट्रैक्ट करना, तो फिर अस्थमा कास होती है। तो हिस्टामिन मेडिसिन पर लोग खाते हैं, हिस्टामिन मेडिसिन खाते हैं तो वो क्या करते हैं, H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, तो फिर एंटी हिस्टामिन मेडिसिन H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, तो फिर वापस ब्रोंकाई रिलैक्स होती है। तो यहाँ पर काम उसका अलग है, इंटरल्यूकिन 1 का यहाँ पर जो एंडोथेलियल सेल है, ये एंडोथेलियल ब्लड के एंडोथेलियल सेल है, तो यहाँ पर H1 का काम अलग है, ब्रोंकाई पे जो रिसेप्टर है H1 उसका काम अलग है, वहाँ कंट्रैक्शन है, यहाँ रिलैक्सेशन है, यहाँ पर भी कंस्ट्रिक्शन है, लेकिन यहाँ पर मोबिलिटी इंक्रीज करना है। तो ल्यूकोट्राइन्स की भी रिसेप्टर होती है, और प्रोस्टाग्लैंडिन की भी होती है, इस सब के यहाँ पर रिसेप्टर होती है।
तो थ्रोम्बोक्सिन का फंक्शन हमने देखा प्लेटलेट्स का एक्टिवेट करना था, प्लेटलेट्स को एक्टिवेशन इसका थ्रोम्बोक्सिन का काम था थ्रोम्बोसिस काज करने के लिए। तो जब हिस्टाडीन भी H1 रिसेप्टर के ज़रिए से जो थ्रोम्बोक्सिन है उसको सिस्टिनाइल थ्रोम्बोक्सिन रिसेप्टर जो होती है और उस 1 और 2 रिसेप्टर इसके होती है एंडोथेलियल सेल पर, और प्रोस्टाग्लैंडिन के भी रिसेप्टर होते हैं, तो ये भी अटैच हो जाएगा, ये भी अटैच हो जाएगा। तो क्या होगा जब एंडोथेलियल सेल पर ये अटैच हो जाएगा तो ये एंडोथेलियल सेल क्या कंट्रैक्ट करेगा। जब ये कंट्रैक्ट करेगा ना, नीचे लिखते हो यहाँ पर, तो ये जब यहाँ पर जो अटैच हुआ ना तो ये अब एंडोथेलियल सेल कंट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, कंट्रैक्ट हुआ तो परमेबिलिटी काज हुआ, मतलब यहाँ पर स्पेस बन गया ना, पहले कम स्पेस था अब स्पेस इंक्रीज हुआ। तो जब परमेबिलिटी क्या होगा तो जो अब यहाँ पर जो प्लाज्मा ब्लड में क्या है, प्लाज्मा है, प्लाज्मा लीकअप हो जाएगा, लीकअप हो जाएगा तो यहाँ पर प्लाज्मा ज़्यादा हो जाएगा। प्लाज्मा ने अपने साथ कंप्लीमेंट प्रोटीन भी लाया, एंटीबॉडी भी लाया होगा, तो ये सब लाया होगा, प्रोटीन लाया होगा। तो क्या होगा, मास्ट सेल ने कंस्ट्रक्शन काज किया, लीकअप हुआ, तो यहाँ पर और सेल भी होती है जो मैक्रोफेज है ना, यहाँ पर पेक्स मैक्रोफेज उसको कहते हैं, सही है, पेक्स या हिस्टोसाइट भी कहते हैं। ये जो चीज़ इस ये अंदर आए हैं, जर्म्स अंदर आया है, बैक्टीरिया, इसको क्या करेगा, इसको फेगोसाइटोसिस करेगा। जब फेगोसाइटोसिस करेगा ना तो ये क्या सीक्रेट करेगा, यहाँ पर लिखता हूँ, बैक्टीरिया है, तो टिश्यू में पहले से ही मैक्रोफेज होती है, इसीलिए इसको पेक्स मैक्रोफेज कहते हैं। तो ये क्या करेगा, इनगल्प करेगा, ये इनगल्प करेगा, जब ये इसको इनगल्प करेगा, फेगोसाइटोसिस करेगा, तो ये फिर कुछ इंटरल्यूकिन सीक्रेट करेगा, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 8 और भी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, तो ये सब कुछ ये सीक्रेट करेगा। तो जब ये सीक्रेट करता है मैक्रोफेज, तो क्या होता है, इंटरल्यूकिन भी कीमोटैक्सिस के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरल्यूकिन 8 भी, जो इंटरल्यूकिन 8 है ना, इस पर भी इसके लिए भी एंडोथेलियल सेल पर रिसेप्टर होती है, तो ये इंटरल्यूकिन 8 आ जाता है और यहाँ पर रिसेप्टर के साथ अटैच होता है। तो जब ये अटैच होता है ना तो क्या होता है, फिर ये कुछ रिसेप्टर फिर और शो करते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पी सेलेक्टिन से एंड ई सेलेक्टिन, दो तरह के रिसेप्टर होती है, पी सेलेक्टिन भी सेलेक्टिन से एंड ई सेलेक्टिन से, तो ये दोनों शो होता है। तो जब ये शो होता है तो कीमोटैक्सिस भी काज हुआ, जो मैक्रोफेज WBC है उसने भी इस तरफ मूवमेंट करना शुरू किया था, ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन ल्यूकोट्राइन्स कीमोटैक्सिस के लिए इंपॉर्टेंट था ना, जो WBC पर इसके रिसेप्टर होती है, तो उसने इस तरफ मूवमेंट किया था। तो अब मूवमेंट तो यहाँ पर करते हैं, WBC स्टार्ट है, लेकिन WBC के अंदर लाने के लिए क्या करना चाहिए, कुछ एक तो परमेबिलिटी भी इंक्रीज हो है, दूसरा ये भी हो गया, तो क्या होगा, ये WBC है, मैक्रोफेज है या डेंड्राइटिक सेल है या न्यूट्रोफिल है, तो क्या होगा, यहाँ पर न्यूट्रोफिल ये सब सेल इसके साथ अटैच हो जाएगा, पी सेलेक्टिन के साथ अटैच होगा, कुछ ई सेलेक्टिन के साथ अटैच होगा, और क्या होगा, स्क्वीज होकर थोड़ा पतला होकर क्या होगा, अंदर आ जाएगा। जब स्क्वीज होकर अंदर आ जाता है तो ये यहाँ पर तो बैक्टीरिया आया है, इन्फेक्शन काज हुआ है, तो क्या करेगा, वो जो जरासीम आया है उसको रिस्पांस देगा और इसको न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज इनकल्प करेगा। तो जब इनकल्प करता है तो इसका काम फिनिश हो जाता है, फिर यहाँ पर ही मर जाता है, तो फिर यहाँ पर पस फॉर्म हो जाता है। तो पस क्या होती है, यही न्यूट्रोफिल होती है और मैक्रोफेज ही होती है।
जिसने लाइफ स्पेन इसका कम होता है तो यहाँ पर मर गया होता है। तो ये किस वजह से हुआ, ई सिलेक्टिन और पी सिलेक्टिन वजह से। तो यह जहाँ पर एडेमा कास हुआ, इंटरस्टिशियल, इसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं ना, इंटरस्टिशियल, और यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड ज़्यादा हुआ। किस लिए ज़्यादा हुआ? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा प्लाज्मा गया ब्लड से ड्यू टू ज़्यादा परमेबिलिटी की वजह से। तो क्या होगा, यहाँ पर एडेमा कास हो जाएगा। तो एडेमा क्या है? ट्यूमर या स्वेलिंग, इसको क्या कहते हैं? एडेमा कहते हैं। इसी सॉरी मैंने यहाँ लिखा है एडेमा, एडेमा कास हो जाएगा, स्वेलिंग कास हो जाएगा। स्वेलिंग किस लिए कास होती है? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा फ्लूइड आएगा, प्लाज्मा फ्लूइड आएगा। और क्या कलर किस लिए कास हुआ? रूबर रेडनेस, रेडनेस किस लिए कास हुआ? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ब्लड आ गया। यहाँ पर कीमोटैक्सिस की वजह, ये केमिकल जब रिलीज हुआ तो ज़्यादा ब्लड आ गया, तो यहाँ पर ब्लड तो सुर होती है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, ये सुर्ख नज़र आता है फिर। और फिर कौन सा है? ट्यूमर भी। कलर, पेवर, जो पेवर है या हीट है, तो लोकल हीट तो इस वजह से होते हैं कि ब्लड गर्म होती है, या जब इस तरफ ब्लड आता है तो ब्लड तो गर्म होती है, तो यहाँ पर ये जगह गर्म होती है। और पेवर किस लिए कास होती है? तो पेवर मैंने कहा था, एक तो इंटरल्यूकिन 1 है, इंटरल्यूकिन 1, एंड यहाँ पर लिखता हूँ इंटरल्यूकिन 1 जो मैक्रोफेज ने सिक्रेट किया था, एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। ये दोनों, इन दोनों को पायरोजिन कहते हैं। पायरोजिन मीन जो पेवर को इंक्रीज करता है। तो ये दोनों हाइपोथैलेमस पर एक्ट करता है, और हाइपोथैलेमस जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है, तो इसको क्या करता है, इस पर एक्ट करके इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। टेम्परेचर क्यों इंक्रीज होता है? टेम्परेचर इसलिए इंक्रीज होता है कि जो बैक्टीरिया ये स्पेसिफिक 37 एनवायरनमेंट पर ही ग्रो कर सकता है। तो बॉडी का 37 है, तो 39 हो जाता है, तो फिर क्या होता है, ये बैक्टीरिया फिर ग्रो नहीं कर सकता। तो फिर हमारे लिए भी खतरनाक होता है, इनके लिए भी खतरनाक होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, नॉन एनसेड खाते हैं, एनसेड मेडिसिन खाते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। जब एनसेड खाते हैं तो क्या होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, एनसेड क्या करते हैं, COX-2 को ब्लॉक करता है, तो फिर प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनता, तो फेवर भी क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। सही है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन के लिए हाइपोथैलेमस पर भी रिसेप्टर है, और इसके लिए बोन मैरो पर भी रिसेप्टर है, बोन मैरो पर। तो बोन मैरो पर इसके लिए रिसेप्टर क्यों है प्रोस्टाग्लैंडिन के और ल्यूकोट्राइन्स के? बोन मैरो, तो बोन मैरो पर इसलिए है कि वहाँ पर ये जाकर पैगाम दे के इन्फेक्शन कास हुआ है। WBC की ज़रूरत है कि हीमाटोजेनेसिस है ना, जो WBC का फॉर्मेशन है वो तेज़ हो जाए, और क्या हो जाए, WBC और बन जाए, इन्फेक्शन कास हुआ है। तो फौज की ज़रूरत है, वहाँ पर ट्रेनिंग हो जाए, तो यहाँ पर आके ये इसको एलिमिनेट करे इन्फेक्शन को। तो ये तो इस एडेमा का पर्पस था। और रेडनेस इस किस लिए कास हुआ, हीट किस लिए कास हुआ, ट्यूमर नेक्रोसिस स्पेक्टर भी कास करती है, इंटरल्यूकिन 1 एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। सही है। कलर, फेवर, सही है। और डॉलर, फैन, तो फैन किस लिए कास हुआ, यहाँ पर रिसेप्टर होती है, फैन रिसेप्टर होती है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये सारे बॉडी में होती है। तो फैन दो तरीके से होती है, एक तो यह प्रोस्टाग्लैंडिन, मैंने कहा था ना ये पेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, ये इस पेन रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, और इसको क्या क्या सेंसिटाइज करते हैं। तो ये बहुत पेन करता है ये। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन के जरिए से पेन होता है। तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन ने पेन रिसेप्टर को क्या किया, एक्टिवेट किया, सेंसिटाइज किया, तो फिर फैन हुआ। तो हम अगर नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का एनसेड, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स एनसेड का आता है, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक करते हैं, COX-2 एंजाइम को, प्रोस्टाग्लैंडिन पेन नहीं बनता, पेन कास नहीं होता। तो ये इस पेन को कौन सा पेन कहते हैं, इसको नोसिसेप्टिव पेन कहते हैं, नोसिसेप्टिव पेन से इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ, नोसिसेप्टिव। जब पेन कास हुआ ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन
और उसको नॉन रिसेप्टिव पेन कहते हैं। तो उसको हम नॉन स्टेरॉइड इन्फ्लेमेटरी ड्रग से ट्रीट करते हैं, जैसे कि एस्प्रिन हो गया या बेरोफेन हो गया या डिक्लोफेनिक हो गया। तो इसकी वजह यही हम खाते हैं और इसको मैनेज करते हैं। तो दूसरा पेन क्या होती है, जो इंजरी की वजह से खांस होता है। जब बंदा इंजरी होता है डायरेक्ट उसको पेन खांस होती है, तो वहाँ पर उस टाइम तो प्रोस्टाग्लैंडिन भी नहीं बना होता है। तो क्यों पेन खांस होती है? इस नर्व पर प्रेशर आती है। इस नर्व पर जब प्रेशर आती है, जो पेन रिसेप्टर है, तो उसकी वजह से पेन खांस होती है। तो उसको कौन सा पेन कहते हैं? न्यूरोपैथिक पेन कहते हैं। न्यूरोपैथिक पेन से तो ये न्यूरोपैथिक पेन फिर नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग से ट्रीट नहीं होता। जब न्यूरॉन डैमेज हो जाए या इस पर प्रेशर हो, एडेमा की भी इस पर प्रेशर होता है ना, तो एडेमा भी इसको एक्टिवेट करता है, सेंसिटाइज करता है। तो इसको नॉन रिसेप्टिव पेन कहते हैं। जब न्यूरॉन पर प्रेशर हो, मतलब हम कोई थप्पड़ मारता है तो वह उस प्रोस्टाग्लैंडिन का तो रोल नहीं होता पेन में, तो हमारे हाथ का होता है। तो हमारा हाथ क्या करता है? ये पेन रिसेप्टर पर जोर लाता है। पेन रिसेप्टर पर जोर लाते हैं, हमें दर्द होता है, ब्रेन में जाते हैं। तो फिर नॉन स्टेरॉइड से ट्रीट नहीं होता, तो इसको मॉर्फिन मेडिसिन से ट्रीट करते हैं। जो ब्रेन में जो फॉल्ट पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको मॉर्फिन मेडिसिन उस पर एक्ट करता है, वह वो उसको ब्लॉक करता है, उसके रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं कि पेन का जो फीलिंग है वो ना आ जाए। तो ब्रेन हमारा फीलिंग ही नहीं फील करता, तो फिर क्या करता है? फिर हमें दर्द नहीं होता। तो ये बहुत सिंपल करके मैंने बताया, और ज़रूर हमसे कुछ रह गया होगा। बहुत बड़ा प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है। तो ये इन्फ्लेमेशन था, इनेट इम्यूनिटी के सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की कंपोनेंट था।